नमस्कार दोस्तों। नेताजी द ग्रेट पैट्रियोट के पहले भाग में आपने देखा कि सुभाष बाबू ने किस प्रकार आईसीएस का त्याग करते हुए देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। देशबंधु चित्तरंजन दास बाबू के साथ काम करते हुए उन्होंने अपना कांग्रेस में एक स्थान तय किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग का कार्य करते हुए युवकों में अपने देश के प्रति आजादी की भावना को उजागर किया। कई आंदोलन किए, वे 11 बार जेल गए। ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ने लगी, उन्हें तपेदिक यानी क्षय रोग हुआ। डलहौजी जाकर उन्होंने आराम किया। सन 1934 से 1936 तक वे यूरोप में रहे। वहां वे इटली के मुसोलिनी से मिले। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी क्लेरा सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए। पिताजी बीमार हुए तो वह भारत लौट आए। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष बाबू का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। इस अधिवेशन में उनका अध्यक्ष भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद इतना ही प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू ने इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष बाबू ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में 1934 को एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष बाबू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष बाबू न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। दूसरी ओर 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना तो था, मगर उन्हें उनकी कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष बाबू चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस और कदम उठाने की शुरुआत की, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष बाबू चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी व्यक्ति अन्य उनको मिला नहीं, पर उन्होंने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए इच्छा प्रकट की। लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष बाबू की ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष बाबू को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को साथ दिया है, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वास्तव में सुभाष बाबू को चुनाव में 1580 मत और सीतारामैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए। मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया, अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष बाबू के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। महात्मा गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष बाबू को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष बाबू ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष बाबू कुछ काम ही कर न पाए। आखिर में
तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। इस दिन और कुछ दिन बाद सुभाष बाबू को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष बाबू को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष बाबू को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगली वर्ष जुलाई में कोलकाता स्थित हलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष बाबू की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष बाबू के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ कर ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान जेल में निष्क्रिय बना रहना सुभाष बाबू को मान्य नहीं था। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष बाबू युद्ध के दौरान मुक्त रहे। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष बाबू ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। यहां तक की हकीकत हमने पहले भाग में देखी है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पहला भाग जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि सुभाष बाबू ने किस प्रकार नजरबंदी से अंग्रेजी पहरेदारों को झांसा देकर वे यूरोप चले गए और वहां पर उन्होंने क्या क्या कार्य किया। अभी आगे देखिए, सुभाष बाबू अपने साथी अबीद हसन के साथ यूरोप कॉन्टिनेंटल से निकलकर अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से घूमकर पूर्वी एशिया पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष बाबू को सौंपा। तो आइए देखते हैं उस दिन का एक वीडियो। श्री रासबिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंग आजादी की नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जापान की सरकार ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद यानी कि डाइट के सामने भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद यानी कि स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए भी झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर मिटाए जा। इस गीत को गाते हुए आजाद हिंद फौज आगे बढ़ने लगी। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप पर जीत हासिल की। यह द्वीप आरजी हुकूमत आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इस द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक 3 चरणों में लड़ा गया था। इस युद्ध को ब्रिटिश सेना ने जुड़े अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई घोषित किया है। आश्चर्य की बात यह है कि युद्ध में दोनों तरफ से भारतीय सैनिक थे। इस विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद करवाने के लिए सही अवसर माना और जापान सरकार की मदद से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। विश्व युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1944 को जापानी सैनिकों ने वर्तमान नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर हमला कर दिया। इधर ब्रिटिश सेना की कमान विलियम स्लिम के पास थी। 3 महीने चले इस युद्ध में शुरू में जापान का पलड़ा भारी था। आजाद हिंद फौज भी कई जगहों पर जीत हासिल करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका और रूस दोस्त राष्ट्रों से मिले और तब से ब्रिटेन की ताकत बढ़ गई। जापान को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में जापान के करीब 53,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 16,000 से ज्यादा ब्रिटिश आर्मी सैनिक और काफी संख्या में नागा लोग मारे गए। इसमें ब्रिटेन के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के सैनिक भी थे। इतिहासकारों का मानना है कि जापान की मंशा विश्व युद्ध में कोहिमा से इम्फाल तक सैन्य दीवार खड़ी करना था, लेकिन इस हार ने उसे दक्षिण एशिया में आगे बढ़ने से रोक दिया। इस युद्ध के बाद जापान को बर्मा से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट के लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आजाद हिंद तथा आजाद हिंद सरकार की स्थापना के जो उद्देश्य है उसके बारे में वहां पर बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने उन्हें भी नेताजी कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के जापान के हार बाद होने लगी, नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान ही वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग की नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है।
देश के अलग अलग हिस्सों में कई सालों तक नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष बाबू के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप योग्य न मानते हुए मामले की फाइल बंद कर दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़ी खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच में गठन का आदेश दे दिया। यह याचिका सरकारी संगठन इंडिया स्माइल द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, रॉ, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री की निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। आत्मसमर्पण के नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में नेताजी के देश में वर्णनातीत वृद्धि और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे। अंग्रेजों के द्वारा दिए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष बाबू के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों का नाम सुभाष गर्व से रखने लगी और वह गर्व महसूस करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र रखने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्ध बंदियों में संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो, जहां स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी की सामर्थ्य से घबराते रहे तो स्वतंत्रता के उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के अमिट प्रभाव से घबराते रहे। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के आधार पर पुरस्कार वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना अवैध था, क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई सबूत नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा नेताजी को दिया गया पुरस्कार वापस ले लिया गया। इतिहास में यह एकमात्र ऐसा मामला है जब भारत रत्न पुरस्कार वापस ले लिया गया हो, लेकिन फिर सुभाष बाबू को यह देना जरूरी है। जनगण मन यह राष्ट्रगीत की धुन आजाद हिंद सेना के गीत की धुन से प्रभावित है। जय हिंद वंदना भी हमें आजाद हिंद सेना से मिली है। आइए ऐसे महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना से प्रेरणा ली और स्वयं में देशभक्ति की भावना जगाए। हम फिर से नए वीडियो में मिलेंगे नए विचार के साथ। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।